आज डॉक्टर हनेमन का बर्थडे है। उसके लिए कोई कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं करूंगा मैं, आपको कोई मुबारकबाद बधाई नहीं दूंगा। सिर्फ एक थैंक्स है हनीमन सर को या जिन्होंने भी उनको भेजा। वो एक गुरु नानक देव जी की एक लाइन है कि भी कर्मी आवे कपड़ा, मतलब कपड़ा मतलब जो शरीर है, तन है। ये हमें कुछ कर्म ऐसे किए होते हैं कि हमें ये मिल जाता है, मिल तो जाता है, लेकिन उसके साथ हम करते क्या है, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी। कुछ लोग होते हैं वो इसके साथ ऐसा कुछ कर जाते हैं, ये जो मिला होता है, ये बॉडी जो हमें मिली, क्योंकि हम ऑर्गेनॉन भी पढ़ते हैं ऑर्गेनॉन में कि विदाउट दिस बॉडी वाइटल फोर्स या किसी भी चीज की एग्जिस्टेंस नहीं, हमारी कॉन्शियसनेस की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है बिना बॉडी के। बॉडी की इतनी अहमियत है, और उसके बिना कॉन्शियसनेस या वाइटल फोर्स के बिना बॉडी की भी कोई अहमियत नहीं है। तो बड़े, तो जिनको मिली वो जीवन में कुछ ऐसा कर गए कि आने वाली कितनी ही जनरेशंस का जीवन सुधर जाए, या सुधर गया, तो उससे बड़ी कोई बात ही नहीं। एक और सुधर, और कोई भी पेशेंट ठीक होता है, कोई भी पेशेंट, अभी कल एक पेशेंट आए, बड़ी देर से उनकी घर में एक प्रॉब्लम है कि उनकी जो बेटी है उसका बिहेवियर बड़ा अजीब है सबके साथ, घर के सब मेंबर्स के साथ। किसी को बुलाती नहीं, किसी को साथ ढंग से बात नहीं करती, सबके साथ लड़ पड़ती है, अपने रूम में रहना, अपने ये करना, अपने वो करना। उनको कोई मेडिसिन दी, तो कल उसके फादर आए, चलो दूसरी बेटी की मेडिसिन लेना है, लेकिन वो बोले कि, और वो मेडिसिन भी नहीं ले रही थी। बोली मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं तो मेडिसिन क्यों लूँ। लेकिन कल वो आए, उन्होंने बोला कि हमने आपने एक डोज दी थी कि वो ये दे देना उसको, एक ही डोज दी थी, कोई प्लेसिबो नहीं, कोई असर नहीं। वो बोल रहे कि हमने उसको वो डोज दी दिन में जाके, तो हमें था भी पता था भी होम्योपैथी धीरे धीरे काम करती है, तो हमने कहा चलो एक डोज दी है, 3 4 5 दिन देखते हैं कि भी क्या होता है उसका असर। और ये हमने दोपहर को डोज दी, वो शाम को कमरे से बाहर आ गई, और बाहर ऐसी आई कि हमारे साथ बड़े अच्छे से बात करने लगी, हमारे साथ बैठ के खाना खाया बड़ी देर के बाद। और उस दिन से लेके आज तक अराउंड 10 15 दिन हो गए, और बहुत अच्छे से सबसे बात कर रही है, पढ़ाई में भी अच्छी हो गई है। रोज हमारे बेड पे हमारे रूम में आके बैठती है, बातें करती है सबके साथ, जैसे ना एकदम से बोलो कि पता नहीं क्या चेंज आ गया। ही वॉज वेरी थैंकफुल फॉर दैट थिंग, नॉट टू अस, नॉट टू, हम तो बहुत छोटी सी चीज है उस सारे प्रोसेस में, बट द थैंक्स जो अंदर से निकलता है वो कि एक ऐसी कोई इंसान, कोई ऐसी रूह आई इस दुनिया में, इसने एक किताब लिख दी, 2 किताबें लिख दी, 3 किताबें लिख दी, कुछ शब्द, कुछ पन्ने लिख दिए, जिससे आज 300 400 साल बाद भी ऐसे किसी न किसी इंसान का भला हो जाता है। उसके घर की एक काया पलट हो जाती है, उसके जीवन की काया पलट हो जाती है। लेकिन चलो हम तो एक मीडियम है, वी आर जस्ट मीडियम्स। मैं नहीं होगा कोई और हो जाएगा, ठीक है ना, ये तो मीडियम्स होते हैं। तो उस चीज के लिए एक दिल से शुक्रिया निकलता है कि वो जब आए दुनिया में, हनीमन सर। कैंसर लिखते हैं कि जब भी कोई महान आदमी आता है, वो दुनिया में कोई काम करता है, तो कभी ऐसा नहीं होता कि वो अपना काम अधूरा छोड़ के जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। उनको पता होता है कि मैंने कितना काम करना है, कब तक करना है, और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता वो लोग दुनिया छोड़ के जाते हैं। इसीलिए हनीमन सर का जितना काम है, जितना भी उनका वर्क है, इट इज
कंप्लीट, वो पूरा करके गए हैं। आज भी कोई कहीं केस नहीं निकलता, फंसता है बड़ी देर से, कुछ ना कुछ वापस जाओ, जाते हैं, पढ़ते हैं उन्हीं चीजों को, वहीं से जवाब निकल आता है। बात वही है, मैं हर बार बोलता हूँ कि हमारी अभी इंटेलेक्ट इतना इवॉल्व नहीं हुआ कि हम उनकी सब बातों को समझ लें। होंगे, धीरे धीरे करके हो जाएंगे इवॉल्व शायद वहां तक। तो आज का जो दिन है वो कोई, अगर जो सच्ची सेलिब्रेशन करनी है तो सिर्फ एक इस दिल से जो थैंक्स है ना, यही है कि वो आए, वो हमें कुछ दे गए, हमें कुछ बता गए। शब्द ही होते हैं। जो भी कोई अच्छा, अब मैं एक बार किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा हनीमन सर भी ऐसे कभी बैठे होंगे, कोई चीज देखी, कोई पढ़ी, उनके मन में थॉट आया, उनको बड़ा अच्छा लगा थॉट अपना कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है, सिंकोना से चाइना से ये चीज हो सकती है, लॉ ऑफ सिमिलर कोई आया दिमाग में। अब उनके पास दो ऑप्शन थी। दो ऑप्शन क्या थी कि या तो वो उसको अंदर ही अब्जॉर्व कर जाते, बताते ना किसी को, या सोचते कि पता नहीं इसके बताने का कोई फर्क पड़ने वाला कि नहीं, और दूसरी ऑप्शन थी उनको शब्दों में लिख देना। दो चीजें, एक होता है शब्द और एक होता है गुरु। गुरु और गुरु के शब्द, जो उनके मुंह से चीजें निकली हैं, जो उन्होंने लिख दी, जो उन्होंने एक्सपीरियंसेस में लिख दी, जैसे कि उन्होंने लिखी, जैसे कि उन्होंने बताया, उन्होंने तो अपना एक्सपीरियंस बता दिया। अब जो स्टूडेंट है उसका काम है उस एक्सपीरियंस को समझना, उस पर अमल करना। बहुत बोलते हैं गुरु का काम होता है मार्गदर्शन, गुरु का काम होता है स्टूडेंट को वहां तक पहुंचाना। ठीक है, हो सकता है, हो सकता है, लेकिन गुरु का एक जो सबसे मेजर काम है वो है शब्द। शब्द देने किसी भी चीज को, जो भी उनकी शिक्षा है, जो भी उनकी नॉलेज है, जो भी उन्होंने सीखा है, उसके शब्दों के रूप में बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हनीमन सर ने वो चीज की, इनकम्प्लीट एसेंस की है। हम पढ़ रहे हैं, हम आज मेरे ख्याल से 96 और एफोरिज्म से शुरू करेंगे, 95 हम कर चुके हैं। चलो, मैं जब आपसे बात करता हूँ, आता हूँ, पढ़ के आता हूँ, कुछ ना कुछ अपनी भी तैयारी करके आता हूँ, आपको बताते बताते मुझे पता नहीं कितना कुछ नया पता लगा फिर से। तो ये जो एक सिलसिला है नॉलेज का, जो आज इतने सालों बाद भी उनकी वही शब्द हैं जो इतनी देर पहले लिख के चले गए, उनमें कोई चेंज, कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन वो आज भी हमें इतना कुछ सिखाया जाता है, अगर हमारा सीखने का मन है तो। अभी किसी डॉक्टर से थाईलैंड में बात हो रही थी, इसी चीज के ऊपर बात कर रहा था। तो कोई, चलो पेशेंट थे, पेशेंट में से बात चल पड़ी कि यही यही हम भी सोच रहे हैं भी, एक होम्योपैथी के बारे में बात रही कि हम भी यहाँ पे जाते हैं एक लेवल तो हो होम्योपैथी का। तो वही उसके साथ बात हो रही थी कि की इज ऑर्गेनन, ऑर्गेनन एक जड़ है जिसके ऊपर पौधे ने खड़ा होना। तो जब तक हमारी वो जड़ ही मजबूत नहीं है, जब तक वो जड़ लगी ही नहीं है, और हम सोचे कि पेड़ पौधा किसी तरह बन जाए, वो हो नहीं सकता। तो बोले कि ऑर्गेनल पढ़ना तो बड़ी मुश्किल बात है। ठीक है, लगेगी, शुरू में लग सकती है मुश्किल, ठीक है ना, हाँ, लेकिन हम बैठ के डिस्कस करेंगे, हम बैठ के बात करते हैं उसके बारे में, बातों में से बात कोई ना कोई और निकल आती है, तो फिर वो ऑर्गेनल की मुश्किल मुश्किल नहीं रहती। और ऑर्गेनल तब तक मुश्किल लगती है जब तक हम हनीमन सर के इमोशन को नहीं समझ पाते। वो मिट्टी है, वो इमोशन मिट्टी है जिसमें ऑर्गेनल पली है, बड़ी हुई है और बनी है। आ- आज एक करेंगे भी एफोरिज्म। मैं मैडम के साथ बात कर रहा था, डॉक्टर विद्या के साथ, उन्होंने एक वर्ड यूज किया हुआ है एफोरिज्म में, रास्कली। इंग्लिश में अगर इसको लिया जाए तो एक गलत शब्द है,
ठीक है ना, और उसको एक लिटरेचर में लिखना, एंड दिस इज नॉट सम काइंड ऑफ नॉवल, इट इज अ फिलोसफी। आएगा आगे, बताएंगे हाइपोकॉन्ड्रियक्स के बारे में जब लगन से। लेकिन बात ये होती है कि जब ऐसे लोग कोई बुक लिखते हैं, कोई चीज लिखते हैं, तो दिस इज नॉट दैट समवेयर ही लॉस्ट हिज कंट्रोल ओवर हिज इमोशंस। बड़े, एक बार बात चल रही थी इसके ऊपर, जो अपना एफोरिज्म है था, उसमें कुछ ऐसी हनुमान सर ने वर्ड्स यूज किए हुए, किसी के साथ बात चल रही थी, तो उनके भी हनुमान सर का ना कभी कभी इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाता था, कंट्रोल नहीं रहता था उनके लिखने में। अगर ऐसा होता तो आपको बहुत जगह मिलती है चीज, आपको उनके लिखा है। लेकिन कभी कभी किसी चीज को बताने के लिए कुछ शब्द जरूरी होते हैं, उनके बिना बताया नहीं जा सकता, उसके बिना वो चीज बताई नहीं जा सकती। अगर एक इंसान का बारे में बताना है कि ये ऐसे बोलता है, वैसे बोलता है, या ऐसा बोलता है, तो शब्द यूज करना पड़ता है कि इंसान बदतमीज है। इसका ये मतलब है कि वो इमोशनल आउटबर्स्ट है, नहीं। उसको समझाने का एक सबसे एक्यूरेट तरीका ये है कि ये इंसान ऐसा है। और जब हम पढ़ते हैं बड़ी गहराई से, और को पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि एक एक वर्ड का अलग ही मीनिंग हो जाता है वहां। एक एक वर्ड को जो इंटेंसिफाइड, जिस इंटेंसिटी से बताना चाहिए उतनी ही इंटेंसिटी से बताया गया, वैसा ही वर्ड यूज किया गया है जितनी उस चीज की वहां पे इंटेंसिटी है। एक ही बात को बताने के लिए हनुमान सर ने 3 4 5 6 वर्ड भी यूज किए हुए हैं, अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी वैल्यू ऑफ दैट वर्ड इन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट और इन दैट पर्टिकुलर एफर्ट। और ये कोई छोटी बात नहीं, अगर आप लिटरेचर पढ़ते हैं, आप पाएंगे कि कोई छोटी बात नहीं है ऐसे लिखना। हम बोलते हुए एक ही वर्ड को कितनी बार रिपीट कर जाते हैं, विदाउट वैल्यू, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द इंटेंसिटी ऑफ दैट वर्ड, और यहाँ तो लिख के। तो एक, क्योंकि आज एक दिन ऐसा है और एक सब्जेक्ट हमारा ऐसा चल रहा है, कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हो जाते हैं विद इन अ वीक ही, कि बड़ी बातें होती हैं मन में करने वाली, नहीं हो पाती। वजह ये बन जाती है कि कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि शायद हम सब्जेक्ट से दूर जा रहे हैं, तो जो एफरिज्म करने वाले हैं वो भी करने, सब इकट्ठे होते हैं इस टाइम, टाइम निकाल के अपने आप। लेकिन आज दिन ऐसा है कि थोड़ा सा, और गुरु की क्या, हमारे इंडियन कल्चर में गुरु को बहुत बड़ा माना जाता है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज टीचिंग, नहीं। सीखो आप कहीं से भी सकते हो, सीखने के लिए किताबें हैं। मेरे साथ एक दोस्त था, वो बोलता था कि मैंने नहीं किसी को टीचर मानना, मैं तो किताबों से सीख लूंगा। ठीक बात है, सीख सकता है, कोई भी इंसान किताबों से सीख सकता है, बिना किसी को गुरु माने कोई भी सीख सकता है। बट फिर वैल्यू है गुरु की, क्या वैल्यू है गुरु की? मैं पीछे, मेरे ख्याल से अभी क्लास हुई हमारी, तो उसमें यही बात चल रही थी कि आपने भी शायद नोट किया हो, मैं किसी रिलीजन को या किसी ऐसी चीज को वो नहीं कर रहा कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट इज जस्ट एन एक्सपीरियंस, इट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। वो शेयर कर रहा हूँ मैं अपनी ऑब्जर्वेशन, अगर आपकी भी सही हो इस चीज के ऊपर ऑब्जर्वेशन, तो आप बता दीजिए मुझे। क्योंकि मैं अभी जितनी देर से कर रहा हूँ प्रैक्टिस, मैंने कुछ ऑब्जर्व किया है कि जो लोग किसी भी गुरु को मानते हैं, गुरु को मतलब जो अभी है एग्जिस्टिंग, कोई बाबा जी के पास जाता है, कोई किसी डेरे में जाता है, कोई किसी पंडित जी को मानता है, या कोई किसी ज्योतिष को मानता है, वट एवर इट इज, ठीक है ना। अगेन आई एम सेइंग कि इट डजेंट मैटर कि क्या उसके पीछे फिलॉसफी है आपकी या मेरी, ठीक है ना। मैं जो बात कर रहा हूँ वो एक एक्सपीरियंस है, एक ऑब्जर्वेशन है, उसके पीछे मेरी कोई और फिलॉसफी भी हो सकती है। आई एम जस्ट शेयरिंग एन ऑब्जर्वेशन। उन लोगों में उन लोगों में रेफरेंस ज्यादा होती है, बड़े पेशेंट्स ऐसे सोर्सेज से रेफर होते हैं कि बाबा जी ने भेजा हमें,
हमें उन्होंने भेजा है जी, ठीक है ना, या वैसे भी कोई मानता है किसी चीज को, तो एक रेवरेंस ज्यादा होती है, जैसे बाबा जी ने कहा वैसे ही करेगा। हाँ, कभी कभी ऑर्थोडॉक्सिटी भी बन जाती है कि इंसान दूसरा व्यू नहीं देख पाता, लेकिन अगेन के एक वो एक रेवरेंस या एक इंसान की श्रद्धा बन जाती है उस सोर्स के प्रति। फिर दूसरी तरफ आते हैं वो लोग जो बेसिकली गुरुओं में, सॉरी, ऐसे जो होते हैं, जैसे हमारे भी बोला जाता है कि भाई कोई जो जो गुरु है, हमारे गुरु ग्रंथ साहब है, सिखों में ऐसे माना है कि कोई भी जिसका शरीर है, देहधारी बोलते हैं, जिसकी देह है उसको गुरु नहीं मानना है, ऐसा माना जाता है, बोला जाता है, और बड़े लोगों को मैंने वैसे देखा भी। बट अगेन जब हम कंपेयर करते हैं, दे लैक दैट रेफरेंस, उतनी रेफरेंस नहीं होती है, लेकिन ईगो ज्यादा हॉटीनेस होती है, इगोइस्टिक हो जाते हैं। इसके पीछे है एक फिनोमेना है जो चलता आ रहा है, लेकिन एक बात जो समझने वाली है इसमें, एक गुरु का एक जो मेन पर्पस क्या है कि वो आप में जो ईगो है उसको कंट्रोल में रखता है। इस सबसे बड़ा पर्पस होता है गुरु का, टीचर का। हम बोलते हैं कि हमने जो सीखा है उनसे सीखा है, और जिसने गुरु नहीं माना होता, जो सीखा मैंने सीखा है, मैंने किसी से नहीं सीखा। ये जो फर्क है, ये जो डिफरेंस है, ये उस टीचर की कृपा से मिलता है। टीचर डज नॉट मीन कि आप किसी को टीचर मानो, किसी इंसान, ठीक है ना, जिन्होंने देखे गए हैं, हनीमान सर में देखे गए हैं, जो भी देखे गए, इतना कुछ देखे गए, आज भी हम उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वही हमारे टीचर हैं, उनकी टीचिंग्स हमारे पास है, हमने पढ़ लिया, हमने समझ लिया, हम तो होते नहीं। आपको सही बात बताऊं, बहुत लोगों ने ऑर्गन पढ़ी है, तो आप कितने लोग हैं जिन्होंने कमेंट्रीज लिखी हैं, एंड वेरी गुड कमेंट्रीज, वेरी गुड कमेंट्रीज ऑन ऑर्गन। उन्होंने इतना अच्छी से उसको लिखा है कि कोई भी पढ़े तो उसको समझ में आ जाए भी क्या है ऑर्गन, कोई लेमन भी उठा कर, इतनी अच्छी लिखी हुई है वो कमेंट्री, ठीक है ना। आपने डॉक्टर ए के दास की बुक पढ़ी है, बाकी और है ऐसी बहुत सारी कमेंट्रीज ऑर्गन के ऊपर, वो बहुत एक से एक, ठीक है ना। बट वेरी सॉरी टू से, सब कोई अच्छे डॉक्टर नहीं निकले, सब लोग बहुत अच्छे फिजिशियंस नहीं निकले। ऑर्गेनल सब आती थी, पढ़ी सब हुई है, लेकिन फर्क यहाँ पे आ जाता है। समझ से आगे भी एक चीज है, वो बोलते हैं ना कि सबसे बड़ा जो शत्रु होता है इंसान का, वो उसी की ईगो होती है, और जब वो डेवलप होनी शुरू हो जाए, फिर काम खराब हो जाता है। सो दैट इज द पर्पस ऑफ द टीचर। एक टीचर का ये पर्पस होता है कि वो हमें धरती पे रखता है, जैसे भी, ठीक है ना। ये बड़े आपके कॉलेजेस में भी टीचर होंगे, आपके जीवन में भी टीचर आए होंगे, स्कूल में भी टीचर आए होंगे, डांट भी पड़ती थी अगर हम थोड़ा सा ओवर स्मार्ट, तो थोड़ा सा नीचे भी लेके आते, लेकिन वो अच्छी चीज थी, है भी, होना भी चाहिए। तो ऐसे ही टीचर को याद करके, एक बार फिर से दिल से उनका शुक्रिया अदा करके, उस भगवान का शुक्रिया अदा करके जिन्होंने उनको यहाँ पे भेजा, हम अपना नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। कृष्णा, मेरा वो शेयरिंग वाला नहीं आ रहा ऑप्शन। कृष्णा, अच्छा, चलो। हेलो। हाँ सर, अब आ रहा होगा। हाँ जी, हाँ जी, आगे 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 आगे। चलिए,
हमने एफोरिज्म 95 तक कर लिया था पिछली बार। अच्छा, पिछली बार थोड़ा नेट का इशू रहा है, तो समझ में आ गया था 95 94 सबको, के करें दोबारा से? एक बार मुझे जरा इतना बता दीजिए। चलो ठीक है। सो 96 से शुरू करते हैं। 95 में हमने एसेसरी सिम्टम्स के बारे में करा, तो उसके आगे 96 में कहते हैं डॉक्टर हनेमन, बिसाइड्स दिस, ये जो हमने अभी तक कर लिया, पेशेंट्स देमसेल्व्स डिफर सो मच इन देयर डिस्पोजिशन। पेशेंट्स की जो डिस्पोजिशन है बहुत ही डिफरेंट है, हर किसी में अलग तरह की डिफरेंशिएशन। आज हम गए कहीं पे, वहां पे कुछ लोग मिले, देखते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, एक लेडी थी, उसका मुंह ऐसे था, यहाँ पे थोड़ी ब्राउन, ऐसे नॉर्मल। इसका कोई मतलब है? इस चीज के होने का कोई मतलब है? वहीं पे एक कोई बुजुर्ग बैठे थे, उनका यहाँ पे ऐसे पूरा ऐसे बैठे हैं पूरा। ये जो चीज है, इसका कोई मतलब है? ये उनकी किसी डिस्पोजिशन को बताता है। इसके बारे में हनुमान सर आगे बात भी करेंगे, इन चीजों के बारे में। इन चीजों को जाने नहीं देना। ठीक है, हो सकता है आपको ना समझ में आए कि इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने पेशेंट आके बैठा, बहुत तरह के पेशेंट हैं, आप क्लिनिक पे शुरू में जाके बैठते हो, बहुत तरह के पेशेंट आते हैं। कोई किसी तरह से बोलता है, कोई किसी तरह से चलता है, कोई किसी तरह से उठता है, बैठता है। जस्ट कीप ऑब्जर्विंग दैम, कीप लर्निंग। ये सब आपको सिखा के जाते हैं, ठीक है ना? मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं। हमारी जनरली चर्चा इसी बात के ऊपर होती है कि ये करके क्या गया सामने, केस तो ले लिया, तो उसकी भी बातें सुन ली, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो सामने हैं, दे आर पार्ट ऑफ देयर डिस्पोजिशन। उनके अंदर कुछ ऐसा है जिसने चेहरे को ऐसा बना दिया। पैदा नहीं होता ऐसा चेहरा लेके, ये बना है बाद में, उसकी किसी डिस्पोजिशनल पार्ट से बना है ये। तो इवन अगर समझ में नहीं आ रही है उस टाइम पे, उसको दिमाग में रखिए कि चीज क्या है, उसमें से सीखने की कोशिश कीजिए भी ये चीज क्या है। ऑब्जर्वेशन और डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑल अबाउट लर्निंग एंड प्रैक्टिस। और कोई तरीका नहीं है ऑब्जर्वेशन को शार्प करने का। सीखते जाते हैं, प्रैक्टिस करते जाते हैं, फिर सीखते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, और ये चीज आपका, ये जो टूल है आपका, ये शार्प होता जाता है। That some, especially the so-called hypochondriacs and other persons of great sensitiveness and impatient of suffering, portray their symptoms in too vivid colors। ठीक है ना? बोलो कि पेशेंट बहुत सारी डिस्पोजिशन के आते हैं, और उनमें से एक डिस्पोजिशन होती है हाइपोकॉन्ड्रियक्स। हाइपोकॉन्ड्रियक्स क्या होते हैं? जो अपनी परेशानियों को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। दे आर बेसिकली पीपल हु हैव ग्रेट सेंसिटिविटी। जैसे मैंने आपको पिछली बार भी शायद एक एग्जांपल दी थी कि दो लोगों के पैर टूटे, और एक की सेंसिटिविटी कैसी और एक की सेंसिटिविटी कैसी। ऐसे एक दाना आ जाए, उनको लगता है पता नहीं दाने का कहीं कैंसर ना बन जाए, ये दाना कहीं फैल ना जाए, मेरी पूरी बाजू ना खराब हो जाए। द पीपल, दे आर वेरी ग्रेट, दे हैव वेरी ग्रेट सेंसिटिवनेस एंड इम्पेशेंट ऑफ सफरिंग। सफरिंग बर्दाश्त नहीं, अभी के भी आराम चाहिए, अभी कुछ ऐसा कर दो कि बस आराम आ जाए मेरे को। तो इन दो चीजों की वजह से वो क्या करते हैं, एक इम्पेशेंट और एक ग्रेट सेंसिटिविटी की वजह से, they portray their symptoms in two vivid colors। वो अपने सिम्टम्स को बड़े अलग अलग रंगों में बताते हैं। पेशेंट आई, अंदर आई, बोले सत श्री अकाल बेटा, मेरे को बोलो, मैं सत श्री अकाल आंटी, आइए बैठिए, क्या हाल है? अरे है अभी तकलीफ तो। अच्छा, आज लेकिन आपकी सांस तो आज ठीक लग रही है। तो एकदम से, कहाँ बेटा, सांस तो बहुत चढ़ती है मेरे को, एकदम से अच्छे वाले हंसते हुए अंदर आए। थोड़ी बहुत हुई भी होगी, होती भी है उनको, ऐसा नहीं नहीं होती।
लेकिन सडनली दे विल गो इनटू दिस थिंग, है ना। और इसमें एक और आ जाते हैं, तो ये प्योरली हाइपोकॉन्ड्रियासिस नहीं है जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। बट देन पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब ये यहाँ पे दर्द होती है, ऐसा लगता है हार्ट अटैक आ जाएगा, कहीं पे भी इस एरिया में हो जाए दर्द, यहाँ पे बस कोई भी एसिडिटी हो जाए, मस्कुलर पेन हो जाए। एक पेशेंट आता है, लास्ट टाइम मेरे ख्याल से डॉक्टर मंदूक ने भी एग्जांपल दी थी, वो हर हफ्ते जाके इको करवाया आता है, हर हफ्ते ईसीजी इको करवा के आता है, ठीक है। ही इज टू सेंसिटिव, कुछ भी यहाँ पे हो गया वो भाग जाता हो कि कोई सफरिंग ना हो जाए। एंड इन ऑर्डर टू इंड्यूस द फिजिशियन, और वो क्यों करते हैं ऐसे, टू इंड्यूस द फिजिशियन टू गिव देम रिलीफ, वो स्टिमुलेट करते हैं फिजिशियन को, मेरे को ये भी प्रॉब्लम है, मेरे को ये भी है, मेरे को ये भी है, ठीक है ना। मोटिवेशन आएंगे उनको, पूछो भी कैसे हो, नहीं डॉक्टर साहब आराम नहीं है, फिर एक एक करके वो, हाँ थोड़ा सा है आराम, थोड़ा सा है, थोड़ा सा है, लेकिन आप दवाई मत बदलना, मेरे को अच्छी लगी दवाई, शरीर ठीक रहा मेरा इस दवाई के साथ। उनको ये भी डर होता है कहीं मेरी इस चीज से दवाई ना बदल दे और मेरी सफरिंग और ना बढ़ जाए, ठीक है ना। सो दे आर बेसिकली ट्राइंग टू इंड्यूस द फिजिशियन टू गिव देम रिलीफ, डिस्क्राइब्ड देयर एलिमेंट्स इन एक्सैजरेटेड एक्सप्रेशंस, और अपने एलिमेंट्स को बड़े एक्सैजरेटेड एक्सप्रेशन में बताते हैं। अगर इतनी सी तकलीफ है, वो बोलते हैं ना राई का पहाड़ बनाना, वो होता है इनको हाइपोकॉन्ड्रियाक्स को, ठीक है ना। देयर सफरिंग सेंसिटिवनेस इज सो मच कि वो आधी रात को भी आपको फोन कर देंगे कि मेरे को गैस हुई है, कि कोई चीज इतनी परेशान करती है, कोई इतनी इम्पेशेंट होती है अपनी सफरिंग को लेके कि अभी के अभी कोई ना कोई दवाई पूछ के और आराम मिल जाए। पेशेंट आया आधी रात को एकदम से, उसको मैं तो मर गया, क्या मैं खत्म हो गया, खत्म हो गया, मर गया मैं, अब नहीं बचता, अब नहीं बचता, अब नहीं बचता, ऐसे ऐसे करता रहता है। वो बेचारे डर जाते, घर वाले सब उठा के उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, हॉस्पिटल में उसको एक एंटासिड का टीका लगाते हैं, ठीक हो जाता है। वहाँ पे हॉस्पिटल वाले भी सब जानते भी अंकल जी आएंगे, इनको एंटासिड लगाना है, ठीक है। सो दैट इज द sensitiveness and impatience of the sufferers of when the hypochondriasis is there. A pure fabrication of symptoms and sufferings will never be met within hypochondriasis. लेकिन अभी ये ध्यान रखना है कि हाइपोकॉन्ड्रियाक्स में प्योर फैब्रिकेशन नहीं होती, इतनी प्रॉब्लम होती है वो इतनी बताते हैं, लेकिन इतनी होती है उनको, फैब्रिकेशन नहीं होती किसी चीज की, बनावटी नहीं होता कुछ भी, सफरिंग या सिम्टम उनके बनावटी नहीं होते। इवन इन द मोस्ट इम्पेशेंट ऑफ देम, चाहे सबसे इम्पेशेंट वाला भी हो उनमें, वो भी फैब्रिकेट नहीं करता अपनी सफरिंग्स को। A comparison of the sufferings they complain of at various times when the physician gives them nothing at all। और इसका कैसे पता लगाया जा सकता है कि ऐसे लोगों को जब हम एसएल देते हैं, पीएल दे देते हैं, प्लेसिबो दे देते हैं, और क्वाइट समथिंग क्वाइट अनमेडिसिनल, कुछ अनमेडिसिनल दे देते हैं, कुछ नहीं भी देते उनको, उससे पता लग जाता है। कैसे पता लगता है कि उनकी प्रॉब्लम जाती रहती है। हाँ, उनकी जो सफरिंग है वो शायद कम हो जाए मेडिसिन के साथ, लेकिन सिम्टम रहते हैं, वहां पे सफरिंग रहती है। बट वी मस्ट डिडक्ट समथिंग फ्रॉम देयर एक्सेजरेशन। हाँ, लेकिन ये जो एक्सेजरेशन है, यहाँ से हम एक चीज डिड्यूस कर सकते हैं, हम एक चीज पता लगा सकते हैं। क्या पता लगा सकते हैं? एट ऑल इवेंट्स एस्क्राइब द स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ऑफ देयर एक्सप्रेशन टू देयर एक्सेसिव सेंसिटिविटी। ये एक ऐसी मेडिसिन होगी जिसकी सेंसिबिलिटी या सेंसिटिविटी या पेशेंस, सेंसिटिविटी बहुत हाई और पेशेंस लेवल बहुत कम, in which case this very exaggeration of their expressions when talking of their ailment becomes of itself an important symptom। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम बन जाता है जो अपने एलिमेंट्स के बारे में बात है। अभी कल परसों की बात है, एक पेशेंट आया, लीन थिन लड़का, 23-24 साल का, और 23-24 साल का ही था मेरे ख्याल से, शायद इससे भी छोटा था, 20-21 साल का होगा। अब वो भाई मेरे को, मेरे ना यहाँ पे पेन होती है, पेट में, पेट में पेन होती है बीच बीच में, कभी कभी आती है, और मेरे को थोड़ा यकीन टाइप ही है कि मेरे को कैंसर हुआ हुआ है यहाँ पे।
तो मुझे कैसे पता कैंसर हुआ? मतलब मैंने पढ़ा हुआ है कि कैंसर की दर्द ऐसी होती है। मैंने उसको बोला कि रीनल स्टोन की भी ऐसी होती है, बड़ी बार कॉलिक्स होते हैं उनकी भी ऐसी पेन होती है, बड़ी बार कभी मस्कुलर स्पाज्म आ जाए तो उसकी भी ऐसी होती है। बोला नहीं, एक टिपिकल कैंसर वाली पेन है, आप मेरे को ये बताओ कि मैं कैंसर का टेस्ट कौन सा कराऊं। तो हमने बोला भी कुछ है नहीं ऐसे, लेकिन फिर भी आपने निकालना है मन से अपने वहम, तो आप अल्ट्रासाउंड करवा लो एक बार, उसकी स्कैनिंग करा लो, आप पता लग जाए। नहीं बोला कि ब्लड का टेस्ट लिख के दो जहां से एग्जैक्टली पता लग जाए भी कौन सा कैंसर है। वो दिमाग में उसने इतना बैठाया था भी कैंसर तो है मेरे को, एंड ही इज वेरी एक्साइटेड। एक्साइटेड मतलब खुश नहीं, लेकिन एक मेंटल एक्साइटेशन, एक नर्वस एक्साइटेशन है उस चीज को लेके कि पता लगवाऊं कि ये है कौन सा कैंसर। अब ये चीज अपने आप में बड़ी कैरेक्टरिस्टिक चीज है, हमें किसी चीज का डर होता है हम उससे बचते हैं। अब इस इंसान को भी डर है, लेकिन इसकी कोई बचने की वहां पे है नहीं कोशिश उससे, कोई बचने की कोशिश नहीं है। मन में डर बहुत है, मन में डर नहीं है, एक कंप्लीट भरोसा हो गया उसको कि वहां पे कुछ है मेरे ख्याल से। अल्ट्रासाउंड कराया, रीनल कंप्लीशन आई वहां पे, स्टोन आए, नहीं आया वहां पे, बड़ा उदास था वो बेचारा, कुछ नहीं आया वहां पे। जैसे दिल टूटा होता है ना किसी का, ये ऐसा ही होता है इनका ना, जो हाइपोकॉन्ड्रियोक्स होता है अपने सिम्टम्स के साथ, ये प्यार होता है काइंड ऑफ, भरोसा होता है अपनी बीमारी के ऊपर भी ये निकलेगी निकलेगी, और जब नहीं निकलती इनका बेचारों को दिल टूट जाता है। और आप बड़ा देखोगे हाइपोकॉन्ड्रिया, एक और पेशेंट है, उनको ये हुआ कि मेरे को ना यहाँ पे हार्ट में बड़ी भयंकर कोई प्रॉब्लम है। उन्होंने इको करा ली, उन्होंने सब कुछ करवा लिया, कुछ नहीं आया। डॉक्टर ने हाथ जोड़ दिए, भी मत आया करो बार बार, कुछ नहीं है आपको। तो हर हर बार डॉक्टर के पास जाता है, बोला ये हर बार ना मैं मायूस को कहता हूँ, वो कुछ बताते ही नहीं कि मेरे को क्या बीमारी है। दे आर सो मच इनटू दैट थिंग कि कोई बीमारी निकल के आए अंदर से। और क्या ये अजीब नहीं है? और अजीब है तो प्रिस्क्रिप्शन के लायक है। ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम बन जाता है बाकी सब सिम्टम्स के साथ, ठीक है ना। जब आप देखोगे ये ऐसे ही होता है इनका, जैसे कोई प्रेमी होता है ना बीमारियों का, दर दर भटक रहा है, कोई बीमारी मिल जाए, फिर कोई और पकड़ लेता है कि ये वाला चलो चेक करवा लेते हैं, ये वाला टेस्ट करवा लेते हैं। वो बंदन को पता नहीं सब टेस्ट करवा लिए, पेट स्कैन, कोई टेस्ट ही नहीं छोड़ा। और डीएमसी वालों ने हाथ जोड़ दिए कि भाई इसके आगे टेस्ट है नहीं हमारे पास, मत आया कर। लेकिन फिर भी वो दिल की एक खुशी के लिए ना हर हफ्ते सीबीसी करवा लेता है, निकलता फिर कुछ नहीं। Becomes of itself an important symptom in the list of features of which the portrait of the disease is composed। हम जो portrait of the disease compose कर रहे हैं उस लिस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम बन जाता है। द केस इज डिफरेंट, लेकिन जो लोग इंसेन है, इंसेनिटी में है, उनके साथ बात अलग आ जाती है। एंड रास्कल, रास्कली फेनर, अभी मैं आपको वर्ड यूज बोल रहा था ना, रास्कली। रास्कली अगर हम वैसे देखें तो इंग्लिश में एक गलत वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है ना। बट हमें क्योंकि यहाँ पे इस चीज को बताने की एक बहुत ज्यादा जरूरत थी, एक इंटेंसिटी, एक वैल्यू की जरूरत थी यहाँ पे बताने को, इसलिए ये वर्ड यूज किया गया है। रास्कली का मतलब होता है पीपल हु आर बेसिकली डिसऑनेस्ट, जिनके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते, और कंपल्सिव डिसऑनेस्ट होते हैं वो लोग, जिनके वो जो बोलेंगे ऐसे करेंगे करेंगे। सो दे आर बेसिकली रास्कली फेनर्स ऑफ डिजीज, जो फेल करते हैं अपनी बीमारियों को, जो लोग इंसेन हैं। उनकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे बात उन लोगों की जिनको है एक्चुअल में प्रॉब्लम, लेकिन इतनी प्रॉब्लम को इतनी बना के रखते हैं अपने दिमाग में हमेशा, ठीक है। अदर इंडिविजुअल्स, अब कुछ और लोग होते हैं विच आर ऑफन ऑपोजिट करेक्टर, बिल्कुल ही उनका करेक्टर बिल्कुल ही अलग होता है। हाउएवर पार्टली फ्रॉम इंडोलेंस, या तो लेजीनेस की वजह से, सुस्ती की वजह से, पार्टली फ्रॉम फॉल्स। एक पेशेंट आई, उसको पूछते थे भाई, ये बहुत पहले की बात है, उसको पूछा भाई भूख कैसे आपको, ठीक है, मुंह भी ऐसा बना ठीक है,
अच्छा, नींद कैसे है? ओके। अच्छा, कैसा रहता है आपका स्वभाव, कैसा है नेचर, कैसा मन कैसा रहता है? ओके। जैसे ना बड़ी मुश्किल काम दे दिया उसको करने के लिए, जवाब देना उसके लिए इतना मुश्किल काम लग रहा था। ठीक है ना, देखने में बड़ी सुस्त, लेजी, बैठने का तरीका ऐसे उसका। ठीक है ना, बड़े लोग इंडोल के भी इतना लंबा जवाब या दिमाग के ऊपर इतना बोझ डालूंगा कैसे। सो पार्टली फ्रॉम दैट काइंड ऑफ इंडोलेंस, कि भी इतना पूछ रहे हैं, इतना पूछ रहे हैं, इतना पूछ रहे हैं। एक पेशेंट तो आया तेरा, वो एक्चुअली उसको पूछा भी बहुत। बोला जी मैं घर से आया, मेरा सर दर्द नहीं हो रहा था, यहाँ पे आके होने लगे। इतना तो बोला मैंने, कभी जीवन में दिमाग के ऊपर जोर नहीं दिया इतना आप पूछ रहे हो। पार्टली फ्रॉम फॉल्स मोडेस्टी, एक झूठी मोडेस्टी होती है। तो चलो छोड़ो इसके बारे में, डॉक्टर को क्यों परेशान करना। ये वाली प्रॉब्लम बता के मैं बड़े आते, देखो डॉक्टर साहब वैसे ये 3 प्रॉब्लम है तो और भी 4-5 है, पर आपको परेशान नहीं करना उसके साथ। अरे परेशान नहीं बोलो, बताओ मेरे को, आप हेल्प कर रहे हो मेरी आपकी दवाई ढूंढने में, इसमें परेशान वाली कोई बात नहीं। पार्टली फ्रॉम काइंड ऑफ माइल्डनेस ऑफ डिस्पोजिशन, के डिस्पोजिशन माइल्ड होती है। ठीक है ना, तो वो ज्यादा बताते नहीं, चलो कभी कुछ लोग थोड़े से सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर होते हैं, हमें पता नहीं डॉक्टर को ये बात बता दी क्या सोचेगा हमारे बारे में। कुछ लोग थोड़े से डिग्निफाइड होते हैं, उन्हें घर की ऐसी बातें बताना अच्छा नहीं लगता, तो वो भी रह छोड़ जाते हैं, नहीं बताते। और फ्रॉम वीकनेस ऑफ माइंड, के माइंड की वीकनेस ऐसी है, जैसे हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे, वो पेशेंट एक बर्कसोल का पेशेंट जो मैंने आपको बताया था कि माइंड की एक वीकनेस है, उसको पूछो भी क्या हाल है तेरा भी, वो तो कोई आराम ही नहीं आया। फिर उसको एक एक करके पूछो, फिर उसको याद आता है भी हाँ इन चीज़ों में तो मुझे आराम है, फिर वो बताता है हाँ इसमें भी आराम है, इसमें भी। तो दिस इज बेसिकली एक जनरल वीकनेस है माइंड की, जहाँ पे कंफ्यूजन की स्टेट होती है, कभी कभी डलनेस की स्टेट होती है, कभी कभी कॉम्प्रिहेंशन लैक ऑफ की स्टेट होती है। सवाल पूछ रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा, समझ में आ रहा तो उसको पता नहीं मैं इसका जवाब क्या दूं, कंफ्यूज्ड है वो, ये जवाब भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ऐसे भी लोग होते हैं जो कि बिल्कुल ऑपोजिट करेक्टर के होते हैं, जहाँ पे सिम्टम लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रिफ्रेन फ्रॉम मेंशनिंग अ नंबर ऑफ देयर सिम्टम्स, लेकिन अपने बहुत सारे सिम्टम है जो बताते ही नहीं। डिस्क्राइब देम इन वेग टर्म्स, अगर डिस्क्राइब करेंगे भी तो बड़े हल्का फुल्का, या एक सर दर्द कैसा होता है, बस भी जैसे नॉर्मली होता है लोगों को वैसा दर्द होता है। कहाँ पे होता है ये, यहाँ पे होता है। एक वेग से वे में, एक वेग से टर्म्स में यूज करेंगे। और अलेज सम ऑफ देम टू बी ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, या हमें बोलेंगे नहीं जी इसकी कोई जरूरत, ये तो कोई है नहीं, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है इसकी, ये मैं मैनेज कर लेता हूँ, ये कोई है नहीं, इसको बताने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है ना, मुझे भी पेट कैसे, और डॉक्टर थोड़ा सा रहती है कॉन्स्टिपेशन, लेकिन वो मैं थोड़ा पालक वगैरह खाता हूँ, सलाद खाता हूँ तो ठीक रहती है। अरे हाँ ठीक है, रहती होगी ठीक, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, हमारे लिए इम्पोर्टेंट। पेशेंट को कभी कभी ये भी लगता है कि कहीं इस सिम्टम या इस प्रॉब्लम के ऊपर ज्यादा ध्यान ना दे दे डॉक्टर, तो उनको समझाना भी होता है ये बात। क्या ये नहीं कि हमारा ध्यान उधर ज्यादा हो जाएगा या इधर कम हो जाएगा, नहीं, ये चीज आपकी दवाई ढूंढनी है हमने, आपकी किसी सिम्टम या बीमारी की दवाई नहीं ढूंढ रहे हम। तो आपके बारे में हम जो जो पता लगा सकें वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये दवाई आपको देनी है, आपकी किसी बीमारी को नहीं देनी। Now, as certainly as we should listen particularly to the patient's description of his sufferings and sensations, yeah? और ये बहुत जरूरी है, certainly we have to do that, कि we have to listen particularly कि पेशेंट अपनी सफरिंग और सेंसेशन को कैसे डिस्क्राइब करता है। और अटैच क्रीड एंड अटैच क्रीडेंस, क्रीडेंस मतलब कंफर्म करते रहना कि सही है कि नहीं, बार बार 2 बार पूछ के 3 बार, ऐसे ही होता है, पक्का यही होता है। ठीक है ना, स्पेशली टू हिज ओन एक्सप्रेशंस wherewith he endeavors to make us understand his ailments। वो जैसे एक्सप्रेशन यूज कर रहा है,
चेहरे के एक्सप्रेशन, हाथों के एक्सप्रेशन, बड़े पेशेंट डॉक्टर साहब यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे दर्द होती है, या कभी कभी यहाँ पे होती है दर्द, या कभी कभी यहाँ पे दर्द होनी शुरू हो जाती है। बड़े ध्यान से वो लोग ना ऐसे उंगली लगाते हैं कि यहाँ पे होती है, ऐसे नहीं भी यहाँ पे होती है डॉक्टर साहब ये सारा ना दर्द हो रहा है, उसका मतलब है कि उनको पेन जो है स्पॉट्स में होती है। हमने देख लिया, उसने बता दिया, हमने देख लिया, बट देन वी हैव टू अटैच क्रीडेंस, उसको पूछना है जैसे छोटे छोटे स्पॉट्स पे होती है आपको दर्द, फिर वो पता हाँ डॉक्टर ऐसे छोटा सा ऐसे ना है, यहाँ पे होती है, फिर कभी कभी यहाँ से उठती है, कभी कभी यहाँ पे उठती है दर्द, कभी कभी यहाँ पे उठती है, फिर वो चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ इतना सा पेशेंट का एक एक्सप्रेशन हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम, एक बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम बताया जाता है पेशेंट के बारे में, wherewith he endeavors to make us understand his ailments, अपने सफरिंग्स जो सेंसेशन हैं, अपनी जो एलिमेंट्स है वो अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू, शब्दों के थ्रू, अपने बॉडी के थ्रू, अपने हाथों जेस्चर्स के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा है कि उसकी जो एलिमेंट है वो क्या है, बिकॉज इन द mouths of his friends and attendants they are usually altered and erroneously stated, ठीक है। फ्रेंड्स और अटेंडेंट्स के देखने का नजरिया अलग होता है। बच्चा है, उसको शाम को पेट में दर्द शुरू हो जाता है, अब वही समय उसकी ट्यूशन का भी है, तो फादर ने रिलेट कर लिया कि ये बहाने मारता है ट्यूशन पे ना जाना, है ना। हालांकि उसको साथ में मोशन भी होते हैं, जरा रो रहा होता है बच्चा पेन में, आया बच्चा, मैंने पूछा बेटा कहाँ पे थी बता, और फिर यहाँ पे सब पूछा उसको, मैंने पूछा कब होती है आपको, बोला ये शाम को होती है, और एकदम से उसका फादर बोला और डॉक्टर साहब मैं बताता हूँ आपको, रुको, कुछ ऐसा नहीं है, जब इसको ट्यूशन जाना होता है ना तब दर्द शुरू होती है बस। अब ये देखो, इसको पढ़ना नहीं है, इसको लिखना नहीं है, ट्यूशन पे भी इसको लगना नहीं था पहले, ठीक है ना, और हमने लगा दिया और इसको दर्द शुरू हो गई। तो फिर वहां पे कंफर्म किया गया कि ट्यूशन लगने के बाद ही दर्द शुरू हुई, तो पहले भी होती थी, तो मदर ने बताया नहीं पहले भी होती थी, ट्यूशन से कुछ समय पहले ही शुरू हो गई थी, बट फादर वॉज वेरी एडमेंट के हाँ होगी होगी, लेकिन अब ट्यूशन के बाद तो रेगुलर ही है ना, पहले तो कभी कभी होती थी उस समय, अब ट्यूशन के बाद तो रेगुलर होती है। जो अटेंडेंट्स हैं, जो फैमिली के मेंबर्स हैं, उनका पेशेंट को देखने का जो तरीका है वो बड़ी बार अलग होता है। पहले मैंने एग्जाम्पल दी कि कोई वाइफ से हम अगर हस्बैंड की हिस्ट्री लेते हैं और उन दोनों में रिलेशन अच्छा नहीं है, तो वाइफ की जो हिस्ट्री है वो मोस्टली एरोनियस होगी, एरर से भरी हुई होगी, ये तो कुछ करते नहीं, ये तो ये एक पेशेंट आया हो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, वो ये है एम्प्लॉय है, अच्छे रैंक पे अच्छी पोस्ट पे है, तो ही वॉज नॉट देयर, मतलब मेडिसिन लेने, उसकी वाइफ आई, तो मैंने पूछा भी कैसे नेचर है, डॉक्टर साहब नेचर का क्या बताऊं, टाइम ही नहीं हमारे पास, इनको एक काम बोल दो, मजाल है कि वो 1 महीने से पहले हो जाए काम, हो ही नहीं सकता, 1 महीने से पहले हो जाए काम, मेरे को खुद करने पड़ते कर रखे सब काम। मैं इनको बोल दूंगी इस बार संडे को टाइम रखना, हम लोगों को ये काम करने जाने हैं, ये बोलेंगे ठीक है कोई नहीं चलते हैं, संडे आया और इनका मूड नहीं होता, चले जाते हैं, कोई ना कोई और काम पड़ जाता है, मतलब मेरा जो काम है वो लास्ट नंबर पे, फिर गुस्सा होंगे मेरे साथ, फिर झगड़ा करेंगे, फिर बोलेंगे मेरे को ऊट पटांग बोलेंगे, फिर हमारी लड़ाई होती, झगड़ा हो जाता है इन बातों के ऊपर। चलो मैंने देखा हुआ था पेशेंट बेचारा, देखने में बड़ा सीधा सा शरीफ सा बंदा है वो, ठीक है ना, तो मैंने कहा फिर वो वही टैक्ट भी तो होता, आगे आएगा टैक्ट की बात है इसी में आएगी आगे नीचे ना, टैक्ट भी होता है पूछने का ना, वो हमने डेवलप करना है कि पूछना के तरीके से ना घुमा के, अटेंडेंट को ही घुमा लो तो वही बता जाए, बताता था, अच्छा ये बताइए कि अच्छा आपका कोई काम नहीं करते है ना, लोगों का भी नहीं करते ना जी, लोगों का काम के लिए तो एक टांग पे खड़े रहते हैं, कोई रिश्तेदार हो, कोई इनका दोस्त हो, कोई घर का और कोई मेंबर, बोले मेरे माँ बाप भी उनका भी कोई काम हो, मेरे भाई बहनों का कोई काम हो, ये पहले एक टांग पे खड़े होकर करवाएंगे, मेरा नहीं करते बस। फिर मैंने और पूछा, मैं
जैसे आपके मम्मी पापा का है, तो वो उनके काम को तो नहीं सीरियसली लेते होंगे जितना अपने मम्मी पापा, और उनके काम को ज्यादा सीरियसली लेते हैं। और होती है रिवर्स साइकोलॉजी, दूसरी तरफ से घुमा के पूछो, तो इन पेशेंट के ऊपर, अटेंडेंट के ऊपर ऐसे पूछना पड़ता है इनको, ठीक है ना, दैट इज योर टैक्ट। तो धीरे धीरे हम सीख जाते हैं कि कैसे इंफॉर्मेशन निकलवानी है। तो फिर वो बाकी एट द एंड ये बन के आया कि ही इज जनरली अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अगर हम उसकी पहले वाली बात सुन के छोड़ देते उसको, या उसके ऊपर से प्रिस्क्राइब करने की कोशिश करते, तो एक एरोनियस प्रिस्क्रिप्शन हो जाती है हमारी, ठीक है ना। बिकॉज इन द माउथ्स ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड अटेंडेंट्स दे आर यूजुअली ऑल्टर्ड एंड एरोनियसली स्टेटेड। अब जो पेशेंट की सफरिंग है या जो उसकी सेंसेशन है बीमारी को लेके, सिम्टम को लेके, वो एक सब्जेक्टिव सिम्टम है। हम पढ़ते हैं ना सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम, तो वो एक सब्जेक्टिव सिम्टम है। वो पेशेंट से बेटर और कोई नहीं बता सकता उसके पेन का करेक्टरिस्टिक कैसा है। डॉक्टर साहब अभी कल परसों पेशेंट है, अगर पेन ऐसे तो जैसे ना अंदर से कोई मुक्के मार रहा हो। अब ये चीज ना तो अटेंडेंट बता सकते हैं ना डॉक्टर देख सकता है। मतलब हेडेक ऐसे तो जैसे ना कोई अंदर से पंच कर रहा होता है, जाके तो ठीक है ना। तो ऐसा लगता है कि अंदर से ना कोई पंच मार रहा है मेरे को। तो ये जो सेंसेशन है उसकी, ठीक है, वो पेशेंट ही बता सकता है, वो कोई और उसका अटेंडेंट या फ्रेंड नहीं बता सकता। सो वी हैव टू रिलाई ऑन पेशेंट फॉर दिस थिंग, ठीक है। सो ये एक चीज हमें जो सर्टेनली उसके बारे में पता होनी चाहिए। सो सर्टेनली ऑन दी अदर हैंड, और दूसरी चीज सर्टेनली क्या पता होनी चाहिए ऑन दी अदर हैंड, इन ऑल डिजीजेस, सब डिजीज में, बट स्पेशली इन द क्रॉनिक वंस, खास करके जो क्रॉनिक है, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ट्रू कंप्लीट पिक्चर एंड इट्स पेक्युलियरिटीज डिमांड्स। जब हम उसकी एक ट्रू पिक्चर या उसकी एक पेक्युलियरिटी जो डिजीज की बनाने देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए वो क्या डिमांड करता है, स्पेशल सर्कमस्पेक्शन। स्पेशल सर्कमस्पेक्शन होनी चाहिए। सर्कमस्पेक्शन क्या होती है, प्रूडेंस। प्रूडेंस मतलब एक जब हमारे अंदर हो कि हमने कुछ गलत नहीं करना है इसमें, हमने कोई अननेसेसरी रिस्क नहीं लेने, हमने कुछ स्पेकुलेट नहीं कर लेना इसमें, हमने अपने आप से भी कुछ बना लेना इसकी सेंसेशंस को लेके, या इसकी फीलिंग्स को लेके, या इसकी सफरिंग्स को लेके, अपने आप से नहीं बनाना है हमने कुछ भी। और जो पेशेंट ने जैसे बताया है वैसे ही लिख लेना है, ठीक है ना। सेकंड इज टैक्ट। जैसे मैंने अभी आपको बताया, टैक्टिकली हमें पूछने पड़ते कभी कभी सवाल, घुमा के उल्टा फुल्टा करके उसको। बड़ी बार कभी कभी लगता है कि ना पेशेंट संकोच कर रहा है किसी आंसर को बताने में, तो उस क्वेश्चन को छोड़ देते हो उस समय के लिए, और चीजें पूछनी शुरू कर दो, और फिर धीरे से उसको फिर से वापस ले आओ पूछने के लिए किसी और तरह से, क्वेश्चन को मॉडिफाई करके, क्वेश्चन का ढंग बदल के, ताकि उसको पता ही ना लगे भी उसके थाली में हमने क्या परोस दिया जाके। ये टैक्ट होता है। हम धीरे 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 करके सीखते हैं इस चीज को, ठीक है ना। नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक नॉलेज होनी चाहिए इंसान की। तो यहाँ मैंने पिछली बार भी आपसे बात की, पहले भी एक दो बार कर चुका है इस बारे में बात। ह्यूमन नेचर को जानने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने आप को जानना शुरू कर दो। आप में से ही चाबी है साइकोलॉजी की। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता। तो थोड़ा सुचेत होके, थोड़ा ध्यान करके आप कुछ भी एक्ट करते हो, आप किसी भी तरह रिएक्ट करते हो, कुछ बोलते हो, कुछ हर्ट महसूस करते हो, कुछ फील करते हो, क्वेश्चन करो कि ऐसा क्यों किया। क्वेश्चन करो अपने आप, अगर एकदम से इस बात पे गुस्सा क्यों आ गया। अच्छा बिल्कुल, चल मैं ठीक है ना। तो नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, आपसे बेहतर सोर्स कोई नहीं है, कोई किताब नहीं बता सकती आपको। जब आप इस तरह से जानना शुरू करोगे ना, अगर आपने साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ी हुई हैं, बेकार लगनी शुरू हो जाती है, इसमें लिखा ही कुछ नहीं। उन लोगों ने लोगों पे स्टडी की हुई है, लोगों के बारे में क्या पता हमें।
आप किसी के बारे में नहीं जान सकते जब तक आप अपने बारे में नहीं जानते। जब तक आपको अपने अंदर के चोर के बारे में नहीं पता, आपको बाहर वाले चोर के बारे में कुछ पता ही नहीं हो सकता। जब तक आपको आपके अंदर के एक जेलस इंसान के बारे में नहीं पता, तो सामने वाले जेलसी जो करता है उसके बारे में कुछ नहीं पता लग सकता। जब तक आपको अपने गुस्से के बारे में नहीं पता, लोगों के गुस्से के बारे में आप जान भी नहीं सकते। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और हमारे एफोरिज्म में लिखा हुआ, हमारे ऑर्गन में लिखा हुआ है, वी मस्ट नो दीज थिंग्स। नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, ह्यूमन की जो नेचर, इंसान की जो फितरत है, इंसान की जो है, वो पता होनी चाहिए। लोग कैसे रिएक्ट करते हैं कॉमनली और अनकॉमनली। कॉमनली पता लग गया, फिर हमें अनकॉमनली पता लगना शुरू हो जाता है कि ये बहुत कम देखा गया है ना। मैंने उस दिन मेरे ख्याल से शायद बात की थी आपके साथ, पेशेंट आया, वो पहले दिन आया, ऐसे बैठा हुआ है चेयर के ऊपर, रिलैक्स हो के आराम से। मैं केबिन में अंदर आया हूँ, मैंने देखा यार ये बैठा कैसे है एकदम। मैडम केस ले रहे थे, तो पहली चीज वो एक स्ट्राइक हुई कि मैं पहली बार पेशेंट आके ऐसे कभी बैठा देखा ही नहीं। तो दिमाग में फंस जाती है चीज कि अनकॉमन है। ऐसे कोई बैठता है तो, है ना। आगे करेंगे इसके ऊपर भी, स्पेशल लेक्चर करेंगे। इस बार एक क्लास हुई थी यहाँ पे जलंधर में, तो उसके ऊपर मैंने बात की थी, उसमें वहाँ पे तो डिटेल में इस चीज के बारे में। अंदर जब हम जानते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं ह्यूमन नेचर, एक दो ब्रैकेट बना लीजिए, थिंग्स विच प्लीज अ पर्सन एंड थिंग्स विच हर्ट अ पर्सन। ऐसी चीज जो इंसान को खुशी देती है और ऐसी चीजें जो इंसान को हर्ट करती है। फिर कोशिश कीजिए, पहले तो अपने ऊपर शुरू कीजिए, मुझे कोई क्या क्या चीज अच्छी लगती है और क्यों, मुझे उनसे मिलता क्या है। नया मोबाइल लेके, मैंने नया मोबाइल लिया, मैं बहुत खुश हुआ, क्या मिला, क्या क्या मिला, किस चीज की खुशी है वो, मोबाइल की नहीं है। मोबाइल एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, खुशी अंदर से आती है। तो ये एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ने मेरे अंदर खुशी कैसे प्रोड्यूस कर दी, क्या चेंज आया मेरे अंदर, तो मुझे खुशी हो रही है। क्या चेंज आता है बताइए। चलिए बात ही कर लेते हैं, थोड़ा मोनोटोनस सा हो जाता है। नया मोबाइल लेके क्या होता है, क्यों खुश हो जाते हैं हम, नए कपड़े लेके, नई गाड़ी लेके, नया मोबाइल, तो पुराने वाला काम कर रहा है, पुराने वाले कपड़े फटे नहीं है। तो क्या होता है नए कपड़े, नई चीजों के साथ क्या होता है, क्यों खुश हो जाते हैं। बोलिए। जो भी हम उसके बारे में, यही तो है ह्यूमन नेचर, ध्यान देना चीजों के ऊपर, सीखने के लिए। और ये तो आपको अक्सर मिलता है देखने के लिए, अगर हम ये जान ले कि हम क्यों खुश होते हैं, तो हमें लोगों का भी पता चला जाएगा भी लोग क्यों खुश होते हैं। तो क्यों होते हैं हम खुश। तो बेसिकली जो है शो ऑफ करने के लिए सोसाइटी में चलो, इट कैन बी वन थिंग टू शो ऑफ, लेकिन हर कोई शो ऑफ भी नहीं करता, हर कोई शो ऑफ भी नहीं करता। और कुछ नमस्ते सर। वो सेंसी। हाँ जी, क्या होगा सर, हाँ जी। जैसे नया कपड़ा या फिर मोबाइल लेंगे तो एक थोड़ा सा अट्रैक्शन भी रहेगा, और दूसरा जैसे जब लोग देखेंगे तो तारीफ भी करेंगे कितना अच्छा कपड़ा पहना, उससे खुशी मिलती है। मैं वही बोलता, क्या खुशी होती है उसमें। मैंने कपड़े पा के बैठा हूँ देखो, लेकिन ब्लैक टी शर्ट आ रही है, मैंने कम से कम 100वीं बार डाली है, तो आपको देख के कितनी खुशी हो रही है मुझे। पुराने में क्यों नहीं मिल रही और नए में क्यों मिलती है। और अगर मैं कल को ऐसी ही ब्लैक टी शर्ट एक और ले आऊंगा,
शायद मुझे शायद खुशी मिल जाए, या पता नहीं, हो सकता है सर मैं कोई भी नई चीज जानने का लगे कि हाँ कुछ नया मिलेगा। हाँ चलो मैं वही बोल रहा हूँ, अभी कपड़े कपड़े तो हम डालते ही है ना, एक सिंपल सी चीज है, अभी शादी आ रही है हमारे घर में, शॉपिंग चल रही है हमारी कपड़ों की, तो कपड़े तो हम जानते ही हैं, उसमें कोई नई चीज जानने वाली तो है नहीं। वैसे ही शर्ट के बटन लगने हैं, वैसे ही पैंट बांधनी है, वैसे ही शूज बांधने हैं, वैसे ही पगड़ी बांधेंगे, तो क्या खुशी किस चीज की? द होल खुशी इज दैट मैं एक स्टेप अपग्रेड हो गया हूं शायद, दैट्स द होल थिंग। मैंने पुराने में से कुछ नया अपग्रेड किया है। मेरे पास ये कपड़े थे इस फैशन के, अब मैंने कपड़े लिए इस फैशन के। मेरे पास मोबाइल था ऐसे वाला, और मैंने अभी मोबाइल ले लिया ऐसे वाला। कुछ, कुछ हमारे जीवन में कुछ चीज नहीं आती, बड़ी छोटी सी चीज है ये, बड़ी छोटी सी चीज। चलो एक तो कभी खराब हो गया, आउट ऑफ नेसेसिटी हमने कोई चीज नहीं ली, दैट इज अ डिफरेंट इशू, कंप्लीटली डिफरेंट है। हमारे घर का कोई अप्लायंस खराब हो गया, हमने नहीं ले ली, ठीक है ना। लेकिन ये चीज अच्छी चल रही है, गाड़ी अच्छी चल रही है, किसी की गाड़ी देखी यार, ये वाली गाड़ी अच्छी लगेगी, ले लेते हैं, ली, खुशी हुई। लेकिन खुशी होती है हमेशा, अभी आपने बोला किसी में आप में से, कुछ दिनों की खुशी होती है, क्यों? क्योंकि फिर वही चीज पुरानी हो जाती है। अब हम फिर वहीं पे आके खड़े हो गए पुराने के ऊपर, अब अपग्रेड की फीलिंग नहीं आ रही ईगो में। ईगो बोलती है अभी तो फिर से पुराना है, क्योंकि हमने पुराना और नए का कंसेप्ट बनाया है कि नया अच्छा होता है और पुराना बेकार होता है। वो घरों में पहले चलता आ रहा था कि बड़े भाई के कपड़े छोटे को दे दिए जाते थे, छोटे के लिए तो पुराने होते थे कपड़े, उसको खुशी नहीं होती थी। लेकिन उसको बर्थडे पे नए कपड़े मिलने की खुशी होती है। कपड़े कपड़े हैं, कपड़े कपड़े हैं। उसमें कोई फर्क नहीं है कपड़ों में। लेकिन पुराने कपड़ों से एक तकलीफ पहुंची, भी मैं पुरानी चीज डालूंगा, ईगो हर्ट होती है, ईगो हर्ट होती है। लेकिन फिर अगर बताया जाए कि ये जो जर्सी है, ये महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ल्ड कप में छक्का मारते हुए, फाइनल जीतते हुए पहनी थी, कितने में खरीदोगे आप बताओ पहनने के लिए? वहां पे करोड़ों की बोली लगती है पुरानी कमीज के लिए। देखा कंसेप्ट कैसा है हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी का, ह्यूमन नेचर। सचिन तेंदुलकर की कमीज पुरानी है, उसको खरीदने के लिए करोड़ों रुपए देंगे लोग, क्यों? वहां से ईगो बढ़ती है तो मैंने सचिन की कमीज पहनी। हमारी ईगो में एक सचिन बहुत बड़ा इंसान है, हमारा बड़ा भाई बहुत छोटा इंसान है हमारी ईगो में, तो मैं इसके कपड़े पहनूं। द होल थिंग इज बेस्ड ऑन अवर ईगो। हमारी परसेप्शन, हमारी ईगो की परसेप्शन होती है ये। और जितना अभी बहुत छोटा सा कंसेप्ट लिया है हमने, लेकिन आप अगर जब इसको डीपली देखते हो तो ये कैसे फैला हुआ है हमारे दिमाग में, नए और पुराने का कंसेप्ट, बड़े और छोटे का कंसेप्ट। कोई वीआईपी या कोई प्लेन का हादसा हो जाए, उसमें 10 लोग मर जाएं प्लेन के हादसे में, एयरप्लेन के हादसे में 10 लोग मर जाएं, तो बड़ी खबर छपती है, उसकी इंक्वायरी भी होती है, प्लेन का हादसा हुआ, ये हुआ, कैसे हुआ, 10 बंदे मर गए जी उसमें। और 40 लोगों की बस खड्डे में गिर जाती है, कोई पूछता नहीं। एक आधा दिन छोटी सी खबर छपेगी, अगले दिन लोग भूल जाते हैं। क्यों? जान तो कीमत तो वही है, वहां पे 40 लोग थे, यहाँ पे तो 10 बंदे हैं, जाने मरे। फर्क क्या है? फर्क प्लेन और बस का है, मरीजों में। फर्क प्लेन और बस का है। तो प्लेन में जा रहा होगा तो बड़ा बंदा होगा, बस में जाने वाला तो छोटा है, उसका क्या है?
बड़े छोटे का है, बहुत इवेसिव हुए हैं हमारे दिमाग में कंसेप्ट्स, अंदर तक घुसे हुए हैं, और जितना हम इनको जानते हैं उतना ही ह्यूमन नेचर के बारे में जानते हैं। ह्यूमन लोग भी ऐसे ही हैं हमारे सामने बैठने वाले, लेकिन जानने का कंसेप्ट कहाँ से शुरू होता है? हमारे अपने आप से। अगर हम ये मैं एक नई चीज लेके खुश क्यों होता हूँ इतना, क्या है इसमें, मेरे आईफोन 12 और आईफोन 11 में क्या फर्क है? कोई फर्क ही नहीं। मेरे दोस्त से बात होती है, वो बड़ा शौकीन आईफोन का, तो पूछता हूँ भाई उसने लिया भी आईफोन में, क्या फर्क क्या है? फर्क तो कोई खास नहीं, अगर लिया क्यों? नहीं, फिर वो फर्क निकालने शुरू करता है कि उसके कैमरे में एक आधा मेगापिक्सल बढ़ गया, उसके सॉफ्टवेयर में ये अब है, लेकिन तूने तेरी रोज की जिंदगी में क्या फर्क आता है ये तो बताओ उस चीज से। वो तो कुछ नहीं, फर्क कुछ नहीं आता। हम तुमने 50-60 हज़ार रुपया उसके ऊपर एक्स्ट्रा लगाया, फर्क नहीं आया उससे कुछ भी जीवन में, अगर देखा जाए। लेकिन कहीं कुछ प्लीज हो जाता है थोड़े समय के लिए, ऐसे कुछ मोमेंट्स के लिए, और हम सिर्फ उसी की एडिक्शन में ये काम करते जाते हैं। कुछ लोग होते हैं बड़ी जल्दी 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 फोन बदलते हैं, गाड़ियां बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, वो एडिक्शन होती है वो हमारी। वो छोटी सी प्लीज करने के लिए ईगो को, तो नया ले लिया, अब नया ले लिया, अब नया ले लिया। फिर लोग कहते हैं ये तो 6 महीने नहीं रखता, ये गाड़ी बंदा है, 6 महीने मोबाइल नहीं रखता, वो भी हमारी ईगो का पार्ट बन जाता है। उसमें भी हम एक प्राउड महसूस करते हैं, तो प्राउड वाली बात नहीं है वो। अगर कोई इंटेलेक्चुअल इंसान उस चीज को देखे तो कोई प्राउड वाली बात नहीं है उसमें, कोई गर्व वाली बात नहीं है उसमें। कोई फिजिशियन उसको देखे वो बोलेगा कि पागलपन की निशानी नहीं, बीमार है इंसान, रोज शॉपिंग करने गए हुए हैं, रोज शॉपिंग करने गए हैं, रोज शॉपिंग करने गए हुए हैं, बीमार है ये। क्यों? वो छोटी सी चीज को अपने को खुश करने के लिए जाता है, बहुत छोटी सी चीज, और वो चीज ज्यादा खुशी भी नहीं रहती, शायद उसकी खुशी कुछ सेकंड कुछ मिनट तक रहती है बस। और ये हमारी ईगो का पार्ट है। लेकिन समझ में कैसे आएगा ह्यूमन नेचर के बारे में? जब हम अंदर थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम अपने अंदर चीजों को देखेंगे अपने आप से अलग करके, रैशनली, लॉजिकली। एक एक्सरसाइज ही होती है हमारी, एक मेंटल एक्सरसाइज होती है कि मैं ऐसा करता क्यों हूं? मुझे ये छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ क्यों जाता है? क्या हर्ट होता है मेरे अंदर? कोई मुझे गाली दे गया तो मेरे अंदर क्या हर्ट हुआ कि मेरा गाली देने को, मारने पीटने को मन कर रहा है उसको? क्या क्या हो गया अंदर hurt? कोई आके मुझे क्रिटिसाइज कर गया, अंदर क्या चीज हर्ट हुई मेरी कि मेरा उस इंसान को दोबारा बुलाने को मन ही नहीं कर रहा? क्या है मेरे अंदर ऐसा, क्या बना हुआ है अंदर? और हम जैसे जैसे ये थोड़ी थोड़ी, वो होती है ना एक, बैग में ना ईयरफोन डाला हो ना, तो ऐसे पूरी उसकी ऐसे उलझा होता है, फिर वो एक एक करके ऐसे ऐसे खोलना पड़ता है उसको ना, धीरे धीरे करके किधर से निकालोगे ताकि, वैसे करके एक एक चीज को थोड़ा थोड़ा खोलते ना, फिर वो खुलता जाता है। लेकिन खोलना शुरुआत करनी पड़ती है, एक महीना। हाँ जी। हाँ, नहीं नहीं कर रहा, कर लो विद्या, ना कर लो, नीचे कर लो। ठीक है ना? चल, ये कहाँ पे है? सो नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, कॉशन इन कंडक्टिंग द इंक्वायरी। जब हम इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसमें कॉशन, बड़े ध्यान से, कुछ गलत ना आ जाए, सही लिखना है बिल्कुल। ठीक है ना? इस चीज की बड़ी
ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि एक बार आपने गलत लिख लिया वो आपके रजिस्टर में चला गया, और बड़ी बार हमें उसी पॉइंट के ऊपर से मेडिसिन, जबकि बाद में पता चलता है कि हमने ध्यान से नहीं कुछ लिया। सो कॉशन इन कंडक्टिंग दी इंक्वायरी, बड़े ध्यान से लिखनी है चीजें। जो चीज कंफर्म्ड है, परफेक्ट है कि ये ऐसे ही है, उसको ही लिखना है। तो थोड़ी सी वेवी है, नहीं पता चल रहा, पेशेंट कुछ बता रहा है, अटेंडेंट कुछ बता रहा है, आपको देखने में कुछ और लग रहा है, उसको मत लिखिए, उसको साइड में रखिए। एंड पेशेंस इन एन एमिनेंट डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट बात, पेशेंस होना। डॉक्टर कैन बोलते हैं कि हमारे जो काउंटर पार्ट्स हैं, डॉक्टर हनुमान भी आगे बोलेंगे, उनके पास पेशेंस नहीं होती। उनको एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे, हाँ जी हाँ बोलो क्या चाहिए ना, चलो लिखा, चलो जाओ जाओ भाई। पेशेंट की पूरी बात ही नहीं सुनते। जो पेशेंस है उसकी बात सुनने की पेशेंस। तो बड़ी बार क्या होता है कि हर डॉक्टर का ही अपनी अपनी डिस्पोजिशन है, ठीक है, हर किसी का अपना अपना करेक्टर है। तो अपने आप को जब हम जानते हैं, उसमें ये भी देखना है कि मेरे अंदर पेशेंस कितना है। बहुत जरूरी है, होम्योपैथ के लिए बहुत जरूरी है। पेशेंट को सुनने की पेशेंस होना दो तरह से हेल्प करता है। वन इज इंफॉर्मेशन, ओके गुड, इंफॉर्मेशन मिलती है हमें बहुत अच्छे से, हम जब उसको रोकते नहीं, टोकते नहीं, उसकी आराम से बात सुनते हैं। सेकेंड इज पेशेंट का रिलैक्सेशन एंड ट्रस्ट। आपका कोई दोस्त जो आपके साथ बहुत बातें करता है, उसका आपके ऊपर फेथ होता है, तो जो कम बातें करता है उसका फेथ होगा। सोच के देखिए, जो दोस्त आपके साथ एक दो चार बातें करता है, हाँ ठीक है, घर पे सब ठीक है, बढ़िया, और आप भी उसके साथ वैसी बातें करते हो, ठीक है ना, या चलो दूसरे को मत समझो, खुद को समझो, आप किसी के साथ थोड़ी बहुत बात करते हो, है ना, कैसा है, ठीक है, काम काज कैसा है, ओके चलो ठीक है, बाय, ओके बाय। ऐसा एक दोस्त, और एक दोस्त है उसके साथ आधा पौना घंटा बात चलती रहती है। दोनों में से किसके ऊपर फेथ करोगे ज्यादा? जो आपका एक एक घंटा बात सुनता है, आप जिससे बातें करते हैं, वो के जिसके साथ 4 मिनट 5 मिनट बात होती है? जवाब आपके पास आ गया। सो ठीक है, वो इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन विद दैट अ ट्रस्ट बिल्ड्स इन द पेशेंट। पेशेंट में ट्रस्ट आता है। आपका कॉन्फिडेंस देख के पेशेंट को कॉन्फिडेंस आता है कि मैं ठीक हो सकता हूँ। आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। तो जब क्लिनिक में जाते हैं, आपकी जितनी ईगो है वो बाहर छोड़, ईगो मतलब जो आपकी डिस्पोजिशन है, जो ऊपर हमने एक कोट डाला हुआ है अपने आप को छुपाने के लिए, उसको बाहर रख दो। जब आप अंदर जाते हैं तो आप अवतार नहीं है, आप सिर्फ फिजिशियन है, होम्योपैथिक फिजिशियन। ये सोच के जाना है आपको, वैसे ही बैठना है, भूल जाओ आप कौन हो। आप वहां पे सिर्फ एक काम करने के लिए बैठे हो, दैट इज टू क्योर दी सिक। और उसके लिए ये जो चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं वो हमने करनी है, उसको क्योर करने के लिए। दैट इज द ट्रू एसेंस ऑफ बीइंग अ होम्योपैथ। ठीक है ना। मैं बार बार बात ये करता हूँ, आज हनुमान सर का बर्थडे, मैं फिर से वही बात करता हूँ, पैसा, नाम, शोहरत, गाड़ियां, बंगले सब आ जाते हैं, बहुत अच्छे से आते हैं, बहुत बढ़िया से मिलते हैं, लेकिन ये फल हैं, पेड़ के ऊपर लगते हैं ये फल। उस पेड़ की एक जड़ है, जड़ को समझिए कि जड़ कैसी लगानी, ये सब फल लग जाएंगे उसके ऊपर। लेकिन अगर ऐसी जड़ ना लगी तो ना ही पेड़ ग्रो होगा, ना ही उसके ऊपर ऐसे मीठे फल लगेंगे। तो जड़ को समझना है हमने, कि पेशेंट हमारे सामने बैठा है, हमारे अंदर एक जड़ ऐसी हो, एक ऐसी इच्छा हो कि यार ये ठीक हो जाए पेशेंट। ये सेवा है। आज मैं कुछ पढ़ रहा था, बड़ा एक अच्छा डिफरेंस मिला, कृपा और सेवा में। आप रास्ते में जाते हो, कोई
दुखी इंसान देखा, कोई नहीं है पहाज है, या आपके मन में एक दया आई उसके लिए, उसकी दीनता के ऊपर दया आई, ठीक है, कि बेचारा है, मन में है बेचारा है, और हम उसकी किसी तरह से हेल्प करें, ये सेवा नहीं है, सेवा नहीं है ये। जब हम किसी के ऊपर बोलते हैं ये बेचारा है, तो उसमें एक हमारी फीलिंग होती है कि हम इससे अच्छे हैं, हम इससे बेटर कंडीशन में हैं, हम इससे ऊपर हैं, और हम क्योंकि हम ऊपर हैं तो उसकी हेल्प करें। अगेन अंदर अंदर इसको फील करके देखिए, अंदर झांक के देखिएगा आप जब किसी की हेल्प करोगे तो, और करके ना बड़ा अंदर प्राउड महसूस होता है कि आज मैंने 10 रुपए दे दिया उसको। और बड़े लोग आप देते भी ऐसे देते हो, मुंह भी नहीं उधर करते, जा दे जा, एज इफ दे आर डूइंग समथिंग, वो है एहसान करना। एहसान की फीलिंग तभी आती है जब हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, हम इतने बड़े होंगे जब हम एहसान करेंगे किसी के। सेवा ये नहीं है, सेवा एक अलग चीज है। सेवा करके प्राउड नहीं महसूस होता, खुशी होती है, एक शुक्र होता है, थैंक यू होता है कि मेरी एक सेवा लगाई गई है, मैं इस काबिल हूं कि मेरी कोई सेवा लगा दी, मुझे कोई ड्यूटी दे दी, मैं इस काबिल हूँ, मुझे कुछ काम करने को दे दिया, मैं इस काबिल हूँ। तो उसमें हमें प्राउड नहीं महसूस होता, उसमें तो उल्टा हमें खुशी होती है कि इस लायक हम हो गए। आप कॉलेजेस में एडमिशन ले लिए, पता नहीं कौन से कर्म किए, होम्योपैथी में आ गए, ये भी कर्म ही होते हैं, इंसान के कर्म होते हैं ये भी। पीछे एक डॉक्टर मिले, रियल स्टोरी बता रहा हूँ, बोलते कि मेरे मामा जी होम्योपैथ थे, तो मेरे को भी होम्योपैथी में एडमिशन लेनी, लेकिन मेरे को ना होम्योपैथी में इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट मतलब मेरे को लगा क्या होम्योपैथी, फिर मैंने तो एलोपैथी करनी थी, तो बोला मैंने छोड़ के ना आयुर्वेदिक में एडमिशन ले ली, तो चलो आगे चल के एलोपैथी करूँगा। उन्होंने करनी भी शुरू कर दी, होगा चलो अच्छी प्रैक्टिस हुई है, हुआ होगा। उनके बेटे को कोई प्रॉब्लम आ गई, एंड अच्छे थे, रिप्यूटेड थे वो, बड़ी जगह दिखाया, नहीं हुआ, कैंप में आए थे शायद, तो मेडिसिन दी उनको, और बच्चा ठीक होना शुरू हो गया, काफी ठीक हो गया, बहुत ठीक हो गया बच्चा। और एक दिन जब ही वॉज वेरी, एक दिन ना जैसे उनका बच्चा चलने फिरने लगा उठ के, तो ही बिकेम वेरी इमोशनल, और नेक्स्ट टाइम हुआ है तो बोले डॉक्टर साहब मेरी किस्मत फूटी थी कि मैं होम्योपैथी में एडमिशन लेके मैंने छोड़ दी। मेरे मामा जी मेरे को बोलते रहे कि बेटा तू रख इस एडमिशन, तू कर तो सही होम्योपैथी, देखना कैसे कैसे है। और लेकिन मेरे अंदर भूत सवार था एलोपैथ बनने का। ये जो उन्होंने वर्ड यूज किए ना बड़े हिट हुए, और एक अगेन वही बात कि एक दिल से एक होता ना कि चलो शुक्र है, पता नहीं कैसे हम लोग यहाँ पे आ गए, कैसे भी आए, जो भी फैमिली, एक तो कहानियां बन जाती हैं, आना था आगे चलो, ठीक है ना, आप में से भी जो भी आए, जैसे भी सरकमस्टांसेस में आए, लेकिन आ गए अभी यहाँ पे। वो अपने आप में एक बड़ी किस्मत वाली बात है कि सच को जानने के करीब आ गए आप, कि सच है क्या। बड़े कम लोग होते हैं जिनके ऊपर ऐसी कोई ब्लेसिंग उनको मिलती है, ठीक है। तो ये जो होम्योपैथी है ये सेवा है, बीइंग अ फिजिशियन इज सेवा। हम किसी के ऊपर एहसान नहीं करते वहां पे बैठ के क्लिनिक के ऊपर, अगर आपने किसी से फीस नहीं ली, कोई है नहीं देने लायक, ठीक है ना, कोई इतना कमा नहीं रहा कि वो इतने दे सके, ठीक है ना, वो एक सेवा होती है हमारी, कि हम लगी हुई है, किस्मत है हमारी, या एक इस लायक हैं कि हमारी सेवा इन चीज़ों में लगा दी गई। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेवा और हेल्प। हेल्प एक बड़ी अलग सी चीज़ है, हेल्प वो इंसान कर सकता है जिसके पास है, और जिसके पास है उसके पास फिर साथ नहीं भी आ जाती, आती है, नेचुरली आएगी जब एक फीलिंग आएगी कि मेरे पास है देने को, मेरे पास है मदद करने को। आप वो भी एक, चलो वो एक, ठीक है ना, बट अगेन क्यों आज मैं इस बात को बार बार बोल रहा हूँ कि एक आज इमोशनल दिन है, ठीक है ना, इसलिए वो जो जड़ है, अगर वो सेवा की हम जड़ लगाएंगे फिजिशियन, एज अ फिजिशियन,
जो आजकल देखने को नहीं मिलता। इट हैज बिकम अ कमर्शियल थिंग। पेशेंट बोलते हैं आपको आके डॉक्टरों के बारे में बुरा भला ये सब चीजें, ठीक है ना, लेकिन ऐसे डॉक्टर बनना है कि अगर आपसे पेशेंट ठीक भी ना हुआ, नहीं हुआ ठीक, कोई बात नहीं, वो तो जिसने होना है, जिसने नहीं होना वो अलग चीज है। नहीं भी हुआ वो एटलीस्ट ये मान के चले भाई इसने मेरे को अच्छे से देखा, दिल से देखा है, इसने अपना पूरा 100% लगाया। पेशेंट को पता होता है कि आप 100% दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, सब पेशेंट को पता है। उनको ये महसूस हो भी इसने अपना 100% दिया, ठीक है ना। तो एक ऐसी सोच के साथ जब हम बैठते हैं, रोज जाके बैठते हैं, सुबह उठते ही ऐसी सोच के साथ हैं, रात को सोते ही ऐसी सोच के साथ हैं, फिर जो हमारे रिजल्ट आएंगे इस पैथी के साथ, आप खुद हैरान हो जाओगे कि हो कैसे रहा है, चल कैसे रहा है सब कुछ। चलिए, सो पेशेंस इन एन एमिनेंट डिग्री, एक जो क्वालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है होम्योपैथिक रीजन के लिए, दैट इज पेशेंस। ऑन दी होल, the investigation of acute diseases or of such as have existed but a short time is much the easiest for the physician। तो जो acute diseases है या जो अभी अभी शुरू हुई हैं, थोड़ी देर से ही आई हैं, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है बहुत आसान होती है फिजिशियन के लिए। क्यों? बिकॉज ऑल द फिनोमेना एंड डिविएशन फ्रॉम द हेल्थ that has been but recently lost are still fresh in the memory of patient and his friends। क्योंकि जो भी फिनोमेना अभी हुआ है, जो भी सिम्टम्स अभी आए हैं, जैसे जैसे चीजें हुई हैं उसके साथ, जैसे जैसे वो हेल्थ से दूर जाता गया है, जो जो अभी अभी उसका खोया है हेल्थ में, जो जो सिम्टम्स आए हैं वो भी फ्रेश हैं उसकी मेमोरी में, कौन सी चीजें कैसे कैसे हुई हैं मेरे साथ, पेशेंट की मेमोरी में भी और उसके जो फ्रेंड्स हैं, अटेंडेंट्स हैं, साथ में रहने वाले हैं, उनकी मेमोरी में भी स्टिल कंटिन्यू टू बी नोवल एंड स्ट्राइकिंग। और यही चीज स्ट्राइकिंग बन जाती है, यही चीज नोवल बन जाती है, यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट बन जाती है। द फिजिशियन सर्टेनली रिक्वायर्स टू नो एवरीथिंग इन सच केसेस आल्सो। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इतना ही बस, नहीं, बाकी की चीजें भी पूछनी है हमने, ठीक है ना। बट ही हैज मच लेस टू इंक्वायर, लेकिन होती बड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है इंक्वायर करने। तो ज्यादा लंबा चौड़ा भी, किसी को 2 महीने पहले ही कोई प्रॉब्लम शुरू हुई है तो उसमें 2 महीने की ही हिस्ट्री होगी, उसके पहले पेशेंट हेल्दी था तो उसमें कोई है ही नहीं हिस्ट्री, बच्चा है वो बॉर्न हुआ है ही 2 महीने का, उसमें वो 2 महीने की हिस्ट्री होगी। और उसमें 4 पेज 5 पेज की हिस्ट्री नहीं लेके आ सकते, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। एंड दे आर फॉर द मोस्ट पार्ट स्पॉन्टेनियसली डिटेल्ड टू हिम। और क्योंकि अभी फ्रेश होते हैं मेमोरी में, तो एकदम से पेशेंट ही बताते हैं हाँ डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे करके हुआ था इसके साथ। लेकिन अब किसी में 10 साल पहले क्या हुआ था वो नहीं याद, मुश्किल होता है याद करना, और एग्जैक्टली उस चीज को याद करना तो और भी मुश्किल। अच्छा, इसमें एक और मैं चीज यहाँ पे थोड़ा सी ऐड करना चाहता हूँ, डिफरेंट फ्रॉम दिस टॉपिक। बड़ी बार जब हम क्लिनिक में होते हैं तो पेशेंट्स आते हैं जिनमें क्रॉनिक एक्यूट डिजीज के लिए आए पेशेंट, और कोई क्रॉनिक डिजीज भी चल रही है। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट आया इंटरमिटेंट फीवर के लिए, उसको पुरानी भी कोई प्रॉब्लम है, फिर मेडिसिन की प्रॉब्लम है या वो है, क्रॉनिक डिजीज चल रही है, पिछले कुछ समय से कुछ सिम्टम चल रहे हैं। ट्रीट द एक्यूट डिजीज फर्स्ट, पूरी हिस्ट्री मत लेने बैठिए। जब से इंटरमिटेंट फीवर हुआ है वो पहले पूछिए, मिक्स मत कीजिए एक्यूट का ट्रीटमेंट और क्रॉनिक का ट्रीटमेंट, ठीक है ना। ये एक्यूट हुआ है, ऑल्दो इट हैज कम फ्रॉम द सेम सोरा, नो डाउट इन इट, लेकिन पहले उसके सिम्टम्स लेके, उसको देख के उसके ऊपर मेडिसिन दीजिए। बहुत बार ये एक्यूट क्रॉनिक डिजीज को भी ठीक करने लग जाता है, नो डाउट इन दैट, लेकिन द राइट वे टू डू इज कि आप एक्यूट की पिक्चर लेके उसके ऊपर मेडिसिन दीजिए, छोड़ दीजिए क्रॉनिक को साइड में। अगर वो क्रॉनिक को ठीक करने लगी आपकी दवाई आगे एक्यूट के बाद, वेल एंड गुड, नहीं किया फिर क्रॉनिक की हिस्ट्री लीजिए और उसके हिसाब से मेडिसिन, ठीक है ना। ये जरूर, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है बहुत
जो नई क्लिनिक्स खुली हैं स्टूडेंट्स की, वो भी बहुत बार करेंगे इसमें पुरानी हिस्ट्री भी साथ में लें, एक्यूमुलेट करके दोनों को मिक्स करके दवाई देंगे, कैसे दें? नहीं, छोड़ दीजिए क्रॉनिक हिस्ट्री को, उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। और बहुत बार ऐसा ही होता है कि जब एक्यूट डिजीज आती है, कोई इंटरमिटेंट फीवर आ गया, क्रॉनिक सिम्टम्स सब सबसाइड कर जाते हैं, सब सबसाइड कर देते हैं। और खास करके अगर वो कहीं नए एक्यूट मियाज्म की हुई, एक नया एक्यूट मियाज्म हुआ है, उसमें से एक्यूट डिजीज आई है, तो जितने भी उसके क्रॉनिक डिजीज के सिम्टम्स सब सबसाइड कर जाते हैं। जिसको इतनी ज्यादा शैटिका होती थी क्रॉनिकली, वो सबसाइड हो जाती होती नहीं उतनी देर तक फीवर चल रहा है। हाँ, और जैसे पेन किलर वगैरह लेते हैं, थोड़ी कम होती है, फिर ज्यादा फिर होता है कभी कभी कि शैटिका उस फेज में जब बुखार नहीं है तो फिर से निकल के आ जाती है, लेकिन वो लेनी नहीं है वहां, हमने लेनी है एक्यूट की पिक्चर। ये बड़ा ध्यान देने वाली चीज है हमारी, ठीक है ना? तो मिक्स मत कीजिए दोनों। हाँ, कोई एक्यूट एक्सैजर्बेशन है कि होता रहता है एपिसोडिक, फिर वो एक्यूट नहीं, फिर वो क्रॉनिक डिजीज बन जाती है, फिर उसमें हमें कंप्लीट पिक्चर लेनी है। एक्यूट डिजीज विच इज समथिंग कमिंग फ्रॉम अ फ्रेश एक्यूट मियाज्म, एक फ्रेश नए एक्यूट मियाज्म के साथ एक्यूट प्रॉब्लम आई है, ठीक है ना? तो उसमें नहीं हमने ये करना कि वो सारी मिक्स करके और फिर मेडिसिन देनी, उसमें सिर्फ वो एक्यूट की पिक्चर ही देखी। क्या? चलिए, आज की क्लास यहाँ पे फिनिश करते हैं 99 पे, नेक्स्ट करेंगे कंटिन्यू। केस टेकिंग मेरे ख्याल से एक दो ही रह गए, उसके बाद फिर हमारी प्रूविंग की शुरू होगी। प्रूविंग में कुछ पॉइंट्स हैं, हालांकि हम प्रूविंग नहीं करते हैं आज के समय में, करनी चाहिए, किसी ना किसी स्टेज पे जाके जरूर करनी चाहिए प्रूविंग वगैरह। मैं बताऊंगा भी आपको द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रूविंग वगैरह रेमेडीज, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपके अप्रोच टू द पेशेंट में काम आती हैं, उनके ऊपर हमने देखना है खास करके, तो पेशेंट को अप्रोच कैसे करना है, प्लस जब हम मटीरिया मेडिका से मेडिसिन पढ़ते हैं वो कैसे करते हैं। तो दो चीज़ों में वो जो प्रूविंग के एफोरिज्म है, ठीक है ना? चलो ये तो हम समझेंगे प्रूविंग कैसी होती है, क्यों होती है, कब होती है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें कुछ पॉइंट्स आएंगे जो इन दो पार्ट्स के ऊपर बड़ा हमें हेल्प करते हैं। एक कि हमने मटीरिया मेडिका कैसे पढ़ना है, उसमें से नॉलेज कैसे गेन करनी है, और दूसरा कि जब पेशेंट हमारे सामने बैठा होता है उसमें एक सर्टेन अप्रोचेज होती हैं हमारी कि पेशेंट को देखना कैसे है। तो नेक्स्ट टाइम हम आ जाएंगे प्रूविंग के ऊपर। कोई क्वेश्चन आज के को लेके? हाँ जी, कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं, तो यहीं पे हम फिनिश करते हैं आज की क्लास को। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता आपको मेरी ये जो आसपास वाली बातें अच्छी लगती है कि नहीं लगती, लेकिन मैं कर लेता हूँ, तो बियर विद मी आर्गुमेंट के साथ साथ। सो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। हेलो। थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू हाँ सर। सर। हाँ जी, बोलिए। थैंक यू सर। सर आज आपने सर जो हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट के बारे में बताया था, तो उसमें सर डायरेक्ट रूब्रिक हाइपोकॉन्ड्रिया ले सकते हैं? मैंने ना आपको मेरे ख्याल से लास्ट टाइम भी बात की थी, रूब्रिक मत उठाइए अभी, मत उठाइए रूब्रिक। आप जो ये जो रूब्रिक्स के ऊपर प्रैक्टिस है ना, सिर्फ रूब्रिक उठाओ दे दो दवाई, रूब्रिक उठाओ दे दो दवाई। रिपर्टरीज की बनतर भी अभी ऐसी हो गई है, उनकी बनावट भी ऐसी हो गई है। एक आर्सेनिक का हाइपोकॉन्ड्रियासिस गैरिकस के हाइपोकॉन्ड्रियासिस के से कैसे डिफरेंशिएट करता है, ये जानने की कोशिश कीजिए, ये काम आएगा क्लिनिकल। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, रेपर्टरी इज एन इंडेक्स, एक इंडेक्स है, आपको बताएगा कि हाइपोकॉन्ड्रियासिस में इतनी दवाइयां हैं,
जाके मटीरिया मेडिका में देख लीजिए कि आपके पेशेंट का जो हाइपोकॉन्ड्रियासिस है वो किस दवाई से मैच करता है, वो किस दवाई से मैच करता है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। सब पेशेंट में हाइपोकॉन्ड्रियासिस एक जैसा नहीं होता, उसमें अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी होती है हर किसी के हाइपोकॉन्ड्रियासिस में, और वो जो इंडिविजुअलिटी वो रेपर्टरी में नहीं दी हुई, वो मटीरिया मेडिका में दी हुई। इसलिए बार बार हर किसी को आसान लगता है, 4 सिम्टम, 4 रूब्रिक डाले, 5 डाले, 10 डाले, दवाई आ गई दे दी, एक्यूरेसी नहीं आएगी। जो लोग करते हैं ऐसे, अपने सब पुराने केसेस खोलिए, देखिए उनमें कितनी एक्यूरेसी रही है आपकी व्हेन यू आर टेकिंग रूब्रिक्स। जब आप रूब्रिक ले रहे थे तो एक्यूरेसी कितनी रही है, ठीक है ना। द राइट अप्रोच इज गो थ्रू मटीरिया मेडिका। कोई बात नहीं, पेशेंट सामने बैठा, हमारे पास लैपटॉप है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस आ गया ना, हमें लगता है कि ये 6-7 दवाइयों में हो सकता है, खोल लीजिए डॉक्टर कैंट का मटीरिया मेडिका, खोल लीजिए मटीरिया मेडिका, खोल लीजिए अपना प्यूरा खोल लीजिए, या क्रॉनिक डिजीज खोल लीजिए, कोई भी खोल लीजिए आप, डॉक्टर बोरिक की खोलनी है वो खोल लीजिए, उसमें हालांकि इतना दिया नहीं हुआ है, ठीक है ना। दैट इज नॉट अ राइट बुक टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज थिंग्स। इन बुक्स में से देखिए उन 3-4-5-7 दवाइयों को कि आपके पेशेंट के ऊपर मोस्ट सुटेबल किसका हाइपोकॉन्ड्रियासिस है, आपका हाइपोकॉन्ड्रियासिस किस पेशेंट के साथ मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो जब आप ऐसे करेंगे ना, ये डॉक्टर, मैंने पिछली बार भी एग्जांपल दी थी, कहानियां लिखी हुई हैं, मैं बैटरी मेरी ना 3% ही है, मैं जितना बोल पाए मैं बोलूंगा, एक पेज नंबर भी बताऊंगा, आप जाके पढ़ना उसको, ठीक है। एंटिम टार्ट, डॉक्टर कैंट के मटीरिया में मेडिका में एंटिम टार्ट है, और अभी रिसेंटली मैंने इसके ऊपर बात भी की थी सबके साथ। पेज नंबर है 111, 111 नंबर पेज नंबर है, जब जाके पढ़िएगा, उसमें अराउंड मिडल है ये लाइन, दोज फ्लोरिड चिल्ड्रन दैट डू नॉट लुक सिक, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, दोज फ्लोरिड चिल्ड्रन, फ्लोरिड मतलब जो लाल रंग, चेहरा लाल है उनका देखने में, डू नॉट लुक सिक, लेकिन वो दिखते नहीं है सिक, व्हेन दे हैव अ कोल्ड और मोर और लेस विगरस हु हैव रैटलिंग इन द चेस्ट, चेस्ट में रैटलिंग है, स्पूटम जमा हो रहा है अंदर, एक्सपेक्टोरेशन जमा हो रही है, कोल्ड हुआ है, ठीक है। बट डू नॉट कम डाउन विद वीकनेस, लेकिन वीकनेस नहीं है उनको, देखने में लगता नहीं बच्चे को 104 बुखार है, बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, भाग रहा है, पेरेंट्स लेके आए, ऐसे हुआ है अभी पेशेंट में, बच्ची मैं इसको क्या हुआ, क्यों लेके आया, बोल रही है 104 बुखार है इसको, देखने में नहीं लगता इसको 104 बुखार है, और देख रही है, स्माइल कर रही है, पूरी खुश है वो, कोई वीकनेस नहीं दिख रही उसमें, कोई कुछ नहीं दिख रहा है, एंड आर नॉट प्रोस्ट्रेटेड फ्रॉम इट, वहां से उसको प्रोस्ट्रेट नहीं हो रहा, बट कीप ऑन रैटलिंग, लेकिन रैटल चल रही है उसकी, खांसी चल रही है, अंदर छाती पकड़ी हुई है, ठीक है ना। दे कॉल फॉर काली सल्फ, उनको काली सल्फ देनी चाहिए। मटीरिया मेडिका में कहानी लिखी हुई है, आप जाओगे रैटलिंग के अंदर, वहां पे काली सल्फ पड़ी है, लेकिन कभी सोचिए बैठ के, कभी रैटलिंग के लिए सिर्फ काली सल्फ देंगे आप, जब तक आपको ये कहानी नहीं पता। लेकिन अब मैंने बताया आपको, अगर आपने सुन लिया उसको अच्छे से ध्यान, अब आप काली सल्फ कभी भूलोगे नहीं ऐसे कंडीशन में, क्योंकि कहानी लिखी हुई है पूरी की पूरी, एक पेशेंट की छाप दी हुई है वहां पे कि पेशेंट ऐसे ऐसे सिम्टम के साथ आएगा, ये पटरी में कहीं पे नहीं मिलेगा आपको। रेटलिंग में अलग से पड़ी होगी काली सल्फ, रोबस्ट में अलग से पड़ी होगी काली सल्फ, कहाँ कहाँ से आप जोड़ोगे उसको, और फिर आपने ये 2-3 रूब्रिक डाल भी लिए, उसके साथ और 11-12 दवाइयां आ जाएंगी जिनकी रोबस्टनेस एक दूसरे से मैच नहीं करती, ठीक है ना। So rather than taking the rubric, try to understand what kind of hypochondriac agaricus is, what kind of hypochondriac arsenic is, what kind of hypochondriac nitric acid is, what kind of hypochondriac argentum nitricum is। इनकी हाइपोकॉन्ड्रियक एक दूसरे, उसमें क्या इंडिविजुअलिटी हाइपोकॉन्ड्रियक में, वो आपको बताएगा पेशेंट के बारे में, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन, 1% है बैटरी, जल्दी पूछ लो।
मेरे पास चार्जर है नहीं इसका। हाँ नहीं, आप बताइए।